हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कुछ सिलेबस देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं। कंप्लीट सिलेबस तो नहीं है, इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिलेबस डिफाइन रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो कि हम लोग मिस कर देते हैं। जैसे अगर आप यूनिट 2 में देखें, इम्पेरिकल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, आइडियल गैस टेम्परेचर क्या होता है, फिर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री क्या है, ये आपको एज इट इज ऐसे पूछ लेंगे। तो जैसे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं एसएससी जेई के, तो वहाँ पे ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमारा ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसमें एप्लीकेशन पार्ट हम लोग उसी के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि गैस पावर साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। ये सब हम लोग जब अपना इंटरनल कंबशन इंजन, फिर रैंकाइन साइकिल, ये सब जब हम लोग रेफ्रिजरेशन या तो पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे केवल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसका एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, कंप्लीट नहीं है, और भी हैं चीज़ें। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड बुक जो है इनमें काफ़ी फेमस है, सबको पता है, दैट इज़ इंडियन ऑथर में पीके नाग। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, तो ये तो लगानी लगानी है। दूसरी आपको थर्मोडायनेमिक्स एंजल की है, जिससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो ये दोनों ही मतलब बेस्ट बुक्स हैं, तो मैक्सिमम लोग इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो लेक्चर्स रहेगा वो 9 चैप्टर्स में डिवाइड रहेगा। पहला रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थर्मोमेट्री, दूसरा रहेगा एनर्जी इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग हीट एंड वर्क पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर एंट्रोपी, फिर आपका अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी एंड इरिवर्सिबिलिटी आएगा। ठीक है, जो कि थोड़ा कम ही समझ में आता है लोगों को। ठीक है, वो देखेंगे उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में गैस मिक्सचर्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक और भी जो अलग रिलेशंस है, डाल्टन्स लॉ ऑफ मिक्सचर, तो वो सारा चीज़ हम लोग गैस मिक्सचर्स में देखेंगे। तो ये कुछ मोटा मोटा सिलेबस और ये एक लाइन ऑफ फ्लो रहेगा हमारा लेक्चर्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो पहला है आपका, कहीं भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो होता क्या है कि जनरली आप जैसे अगर इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आप अपना बोलेंगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, या तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। तो जो आपका स्टार्टिंग है, मतलब जो उसका सब्जेक्ट का जो नाम है, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ या उसका क्या मतलब है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये चीज़ अगर आप उसको बता पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आइए देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि थोड़ा सा देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, द मोस्ट जनरल सेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ एनर्जी। एक स्टडी करेंगे एनर्जी को, और एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा आपका, दैट इज हीट एंड वर्क। ओके, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको मूवी याद है ट्रांसफॉर्मर, तो वहाँ पे पता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट में वो बदल जाते थे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब होगा कि हीट ट्रांसफर होकर वर्क में बदल जाएगा, या वर्क ट्रांसफॉर्म होकर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी रिलेशनशिप उसकी प्रॉपर्टीज के साथ कैसे, प्रॉपर्टीज जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, ये सब प्रॉपर्टीज का है, तो इनके साथ इनका रिलेशन कैसे, तो इन्हीं की स्टडी बेसिकली हम लोग ग्रुप करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो मोटा मोटा जैसे हम लोग देखें क्या करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी पढ़ेंगे, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जब हीट वर्क में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस जो है वो फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल से मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं उस प्रोसेस की, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि हीट जो होगा मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होगा, तो वो होगा भी कि नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो लो टेम्परेचर सोर्स से हाई टेम्परेचर सोर्स की तरफ ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो ये सब हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस में पढ़ेंगे। फिर अगला अगला क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो जो ये ग्रेजुएशन लेवल का जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इसमें हमारा ये अजम्पशन होता है कि सारे प्रोसेसेस हमारे इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, हम उसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग इसे बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो जब आप सेकंड लॉ में जाएंगे तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा एंट्रोपी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग ऑथर्स ने कुछ डिफाइन करके रखा है, तो वो बस देखते हुए चलेंगे। दैट इज थर्मोडायनामिक्स डील विद एनर्जी कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट होता है, एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज क्या रही है। ठीक है,
अब आता है उसका बेसिक कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज थर्मो एंड डायनेमिक्स। और ये दोनों ही ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। पहला है थर्मी, थर्मी का मीनिंग हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब पावर, विच सजेस्ट द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हीट इनटू मैकेनिकल पावर। कि हम लोग ऐसा साइंस है जिसकी वजह से हम लोग हीट को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ ऑथर्स ने डिफाइन किया कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद थ्री, तीन ई के साथ डील करता है, दैट इज एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी। और जो कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच को डेवलप किया, वो कार्नोट है, मेयर है, क्लॉसियस है, जूल है, केल्विन है, मैक्सवेल है, प्लैंक है, गिब्स है। ओके, सो ये सब कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डेवलप किया है। अब इसके बाद एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, वहाँ पर रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसके सब। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको हर फील्ड में मिलेगा, जैसे ऑटोमोटिव इंजन, टरबाइन, कंप्रेशर पंप्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट एटसेट्रा। किसी भी फील्ड में जाइए, ये प्रैक्टिकल साइंसेज के ऊपर मिल जाएगा एरिया ऑफ एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर समराइज्ड इन सेट ऑफ एक्सियम्स, दिस एक्सियम्स known as four thermodynamics laws. Fortunately, there is no mathematical proof for any these of laws of thermodynamics like physical laws, but they are deducted from experimental observations. तो आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किए, वहां से कुछ उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को उन्होंने कंपाइल करके चार लॉ आपको बता दिए, डिफाइन कर दिए, दैट इज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। ये हो गया लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कुछ मोटा मोटा पॉइंट देख लेते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज जीरो लॉ डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम एंड प्रोवाइड्स मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किससे आता है? जीरो लॉ से। फिर फर्स्ट लॉ क्या डील करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सेकेंड लॉ डील करता है क्या? गाइडलाइन बताता है कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू मैटर और इनटू वर्क, कि इंटरनल एनर्जी का कितना कन्वर्जन वर्क में होगा कि नहीं होगा। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। और थर्ड लॉ क्या डिफाइन करता है? वो एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर बताता है, और वहां पे वो डिफाइन करता है कि एंट्रोपी की वैल्यू एट एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो रहेगी, दैट इज एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। तो ये सब जैसे हम लोग ये लॉज पढ़ते रहेंगे तो यहाँ से ये टर्म्स और क्लियर होते जाएंगे। फिर आपका गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो किस यूनिट में क्या डिफाइन होता है, उसमें क्या उसका यूनिट रहता है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कैसे क्या डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे मेन आएगा आपका जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वो सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन है। तो सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? केल्विन स्केल माइनस 273.15, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 16 आएगा। तो 16 आपका वो क्या है? डेट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ आपका मतलब वाटर है, ठीक है। और जैसे 1 केल्विन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वो 1 केल्विन ऑफ द फ्रैक्शन इज 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 273.16 होता है, तो यहाँ पे 16 आएगा, 270, और यहाँ 1 अपॉन है, तो वो कट के 1 केल्विन हो जाएगा। तो ये 1 केल्विन की डेफिनेशन है, ठीक है, पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा। फिर न्यूटन की क्या है, मतलब आपकी यूनिट 1 न्यूटन, 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। फिर आपके प्रीफिक्सेस क्या हैं? जैसे 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻6 को मेगा। तो ये सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए। कभी कभार ये वर्ड्स में बोल देता है सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तो आपको ये कन्वर्जन पता रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर प्रेशर को हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को। यहाँ नॉर्मली हम लोग केवल एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इज dF/dA, dA टेंस टू 0। और ये यूनिट अपने आप में मेन है कि यहाँ पे प्रेशर के साथ हम लोग काफ़ी प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारा रिलेशन दिया रहता है। तो 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर। 1 बार में भी देते हैं, दैट इज 10⁻5 पास्कल, वो 100 किलो पास्कल, और 0.01 मेगा पास्कल। और 1 ATM क्या होता है? ये 1 किलो पास्कल अराउंड 1.01 एंड दिस इज इक्वल टू दिस बार, और या तो 76 mm ऑफ Hg। तो ये सारी यूनिट और इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो आप उसको याद करना ही पड़ेगा कि किसी भी यूनिट में दे देगा, और आपकी जो उसकी बेसिक यूनिट होती है उसी में सॉल्व करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आप एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मेरे से हो सकती है कि काफ़ी जगह से मतलब सोर्सेज से लिया गया है, तो हो सकता है कि मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो। तो हर न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेक करेंगे, उसके बाद ही रिलाई करेंगे। और अगर कुछ भी जैसे कुछ गड़बड़ होता है तो आप मेरे को इंटीमेट करेंगे कि सर यहाँ पे ये चीज़ गलत टाइप है, या ये आपने गलत बोल दिया है। इसलिए मैं जो है ये टू वे कम्युनिकेशन रखना चाहूँगा, कि आपको कुछ भी यहाँ पे गलत लगता है कि मैं 100% सही नहीं दूंगा।
कि कोई भी 100% सही नहीं दे सकता, दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ द लॉ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 100% कन्वर्जन किसी चीज़ का नहीं होता, तो 100% तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि आपको पूरा 100% मैं सही पढ़ा दूंगा, होगा कुछ गलत हो जाएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो वो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे सर यहाँ आपने गलत पढ़ाया है या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिसिंग रह गया है। ह्यूमन एरर्स होते हैं, मेरे से भी काफ़ी गलतियाँ होंगी, तो वो हम लोग एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या है, आइए आगे देखते हैं, दैट इज़ जूल। फिर पावर की 1 किलोवाट या जूल पर सेकंड बोल लें, वाट का जो होता है जूल पर सेकंड, ये सारी यूनिट्स आपके हैं उसके लिए। फिर आपका बेस्ट अगला जो सवाल आपसे आता है कि हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट तो कर दिया, हमें पता चल गया किस चीज़ की स्टडी है, तो हम उसकी कुछ ब्रांचेस बनाते हैं कि किस कैटेगरी में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी ब्रांचेस कैसे बनती है, तो थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, अगला क्या डिफाइन होता है, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स या इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, और हम लोग अपने बैचलर कोर्स में क्या पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ओके। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को ही मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप जो पूरे सिस्टम का जो डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, तो आप पूरे सिस्टम की एक एवरेज वैल्यू बताते हैं कि उसमें जितने भी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो कुमुलेटिव जो या एवरेज वैल्यू डिफाइन करेगा प्रॉपर्टी का, उसको आप डिफाइन कर देते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे लिखा है, इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स वी ऑफन यूज अ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। फ्रॉम macroscopic point of view, it is very clear the continuum has to be in the system because we are not concentrated beyond individual molecule। तो यहाँ से अगला एक और टर्म आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो बॉडी है या दैट इज कंसिस्ट ऑफ कंटिनम। कंटिनम का कॉन्सेप्ट हम लोग जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में आपका क्या कुछ फीचर्स हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर आपने कंसिडर नहीं किया कि मैटर कैसे बना है, बस आपने उसकी एक एवरेज वैल्यू ली। और यहाँ पे हमें फ्यू वेरिएबल्स आर यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मैटर अंडर कंसिडरेशन। आपको कुछ मिनिमम मतलब आपके वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से आप पूरा सिस्टम डिफाइन कर ले जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, दीज वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल मेजरेबल फॉलोइंग द अवेलेबल टेक्निक्स इन एक्सपेरिमेंटल। और इनको मेजर करने के कुछ टेक्निक्स है एक्सपेरिमेंटली, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है, प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर बार है, तो कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल मेथड्स हैं जिनसे आप ये वैल्यूज आप मेजर कर सकते हैं। और अगला क्या है ब्रांच, दैट इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं, माइक्रो वर्ड से क्लियर है। इसमें आप क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का पोजीशन, मोमेंटम, जो भी उसका टेम्परेचर है, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की आप स्टडी करेंगे और स्टैटिस्टिकल डाटा बनाएंगे, उसके बाद ही आप सिस्टम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस अप्रोच इज यूज व्हेन डेंसिटी इज लो एंड हायर एल्टीट्यूड्स। अब जाहिर सी बात है, आप अपने हर मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, कंप्यूटेशनल डाटा बढ़ जाएगा। तो फिर इसलिए ये स्टडी कहाँ फिजिबल होती है, जहाँ पर डेंसिटी लो हो। और डेंसिटी लो कहाँ होगी, हायर एल्टीट्यूड्स पे, ओके। तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो वहाँ पे आप ये स्टडी कर पाएंगे। फिर कुछ पॉइंट्स स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स की, नॉलेज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इज एसेंशियल, कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, तो वो उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है वो पता रहना चाहिए इस सिस्टम में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको चाहिए रहेंगे। जब आप डिफाइन करेंगे पूरे एक एक मॉलिक्यूल्स को, उसका पोजीशन, तो बहुत सारा डाटा आपके पास आएगा डिफाइन करने के लिए पूरा कंप्लीट सिस्टम का। ये काफ़ी लार्ज स्टडी हो जाती है। तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट कांस्टेंट। और क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है। और टेम्परेचर भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, कि उसका जो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या आएंगी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो ये दो अप्रोच आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कभी कभार इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डू यू स्टडी इन योर ग्रेजुएशन, या आप कौन सी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो, ठीक है। फिर अगला क्या है आपका, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स। तो इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स इज अ डिवीजन ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज द जनरल रेगुलरिटीज इन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। जो भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफर के स्टेज में, अभी एक तो होता है कि आपका इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन था, वहां से कुछ आपका मटेरियल फ्लो हो रहा है, मैटर फ्लो हो रहा है, या हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है। तो ये ट्रांसफर जो मैकेनिज्म है उस स्टेज की स्टडी को। और एक होता है कि पूरा ट्रांसफर हो चुका है और बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। तो ये जो बीच का जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, उस दौरान अगर आप स्टडी करें तो वो आपका आता है इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे कि हम लोग हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर में पढ़ेंगे। तो ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड
आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका ये बता सकते हैं इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है वही मेन आपका डिफरेंस होता है, और भी जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम लोग हीट ट्रांसफर जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। अब आपने डिफाइन कर लिया कि आप कौन सी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, या तो डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, और अ रीजन इज स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज फोकस्ड और एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। और आपको जिस चीज़ की स्टडी करनी है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो वही आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। सपोज दैट आपको रूम का टेम्परेचर जानना हो तो आपका क्या रूम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप मेजर करेंगे तो रूम आपका सिस्टम हो जाएगा। और उस सिस्टम के बाहर कुछ भी आपका हो, पूरा सिटी हो, पूरा अलग अलग कंट्रीज हो, पूरा जो भी चीज़ उसके बाहर गिरेगा वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री होगी उसे हम लोग बाउंड्री कहेंगे। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोग वैक्यूम को सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, हाँ वैक्यूम को हम लोग सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, बट वैक्यूम में तो कोई मैटर होता नहीं है। बट यहाँ पे लिखा है और अ रीजन इन स्पेस, पर रीजन तो है वो वैक्यूम, एक रीजन तो उसके अंदर भले ही मॉलिक्यूल्स ना हो, इसीलिए हम लोग वैक्यूम को सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप अपना भी कुछ व्यूज़ बता सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, अगर कुछ लिटरेचर्स मुझे देंगे तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टूडेंट का अगर मैं आंसर देता हूं तो वैक्यूम को हम लोग सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट काफी अच्छा है कि ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इट इज एनालॉगस टू फ्री बॉडी डायग्राम टू विच वी अप्लाई द लॉज ऑफ मैकेनिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे और पढ़ते थे कि उसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी चीज, उसी तरह से यहाँ सिस्टम भी एक एनालॉगस, एनालॉगस मतलब होता है सिमिलर टू दैट फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग ये सिस्टम पकड़ लिया, अब इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स की तरफ। तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग जैसे मैंने बोला एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग, ओके। और दूसरा चीज क्या है एक इम्पोर्टेंट, कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आप टुगेदर कह दे यूनिवर्स। मतलब अगर सिस्टम और सराउंडिंग को आप एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट यूनिवर्स, के लिए यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसे कहेंगे यूनिवर्स। तो हमने मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में देखा था कंटिनम क्या होता है। तो कंटिनम क्या कहता है, हमें पता है जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, तो गैस में तो काफ़ी दूर दूर रहेंगे, बट आप उसको अगर मेटल फॉर्म में भी देखेंगे, कंडेंस फॉर्म में, तो आपको पता है कि उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स रहेगा, कंप्लीट फिलिंग होएंगी नहीं। मटेरियल साइंस में हम लोग वॉइड फ्रैक्शंस निकालते हैं कि कितना मैक्सिमम आप फिल कर सकते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे मैक्सिमम शायद 76% अराउंड मेटल रहता है, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो गैप रहते हैं, होल्स रहते हैं, वॉइड्स रहते हैं, ठीक है। बट कंटिन्यूम में हम लोग क्या कहते हैं कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जैसे बढ़ेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो आपको मैटर ही मिलेगा, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं मिलेगा। एम्प्टी स्पेस से मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, रेगुलर एक स्पेस मिलेगा आपको जहाँ पे कोई ना कोई मैटर मिलेगा। तो बेसिकली इसी को हम लोग कंटिन्यूम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ वेरी convenient to disregard the atomic nature of the substance and view it a continuous homogeneous matter with no holes। तो जैसे हमने बताया जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिसरिगार्ड करते हैं, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे होल्स होगा, वॉइड्स होगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि कोई होल्स और कोई वॉइड नहीं है, ठीक है। फिर अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ये ये एक आइडियल सिचुएशन है, रियल में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये आइडियलाइजेशन कब तक वैलिड होगा, एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द सिस्टम वी डील विथ इज लार्ज रिलेटेड टू द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, द कंटिन्यूम मॉडल इज एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज द कैरेक्टरिस्टिक length of the system such as diameter or length is much larger than the mean free path of the molecule। ये डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, ए मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ पार्टिकल बिटवीन टू कोलिजन्स। मतलब एक कोलिजन्स के बीच में उससे कितना ट्रैवल करना पड़ता है एक मॉलिक्यूल को, तो वो कहलाता है आपका मीन फ्री पाथ। तो ये सिस्टम जो आपने डिफाइन किया उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा, चाहे वो डायमीटर होगा या लेंथ एंड ब्रेथ होगा, तो वो सिस्टम डायमेंशन, अगर यहाँ मैं बात करूँ ये सिस्टम की लेंथ होगी, ठीक है, और ये एक मीन फ्री पाथ होगी। तो ये इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, आपका कंटिन्यूम मैकेनिक्स का लगा सकते हैं, ठीक है। बट आप अज्यूम करिए कि जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिला, तो ये जो लेंथ है आपकी, दिस लेंथ, दिस लेंथ को आप इसके सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से कंपेरेबल है, इसी के लगभग लगभग बराबर है, तो यहाँ पे कंटिन्यूम मॉडल फेल हो जाता है, तो यहाँ पे दूसरा मॉडल आपका लगता है, ठीक है।
तो उस मॉडल का नाम क्या है, केवल हम लोग नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि एट वेरी हाई वैक्यूम्स और वेरी हाई एलिवेशन, जहाँ पे हाई वैक्यूम्स होगा तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, या तो जहाँ पे हाई एलिवेशन है तो वहाँ डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ पे हम लोग देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, मीन फ्री पाथ आपका बढ़ जाता है। तो उन केसेस में आपका क्या पढ़ते हैं, दैट इज रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ कि कौन सी फ्लो थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी। अब हम लोग पढ़ते हैं, सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया, सराउंडिंग दे दिया, अब देखते हैं बाउंड्रीज। तो बाउंड्री जैसे हमने बोला था, जो भी सेपरेट करेगा सराउंडिंग्स और आपका सिस्टम को, उसे हम लोग बाउंड्री कहेंगे। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, बाउंड्रीज में भी रियल फिजिकल सर्फेसेज और दे में भी इमेजिनरी। वो रियल सरफेस हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि आप एक रूम में हैं, रूम का जो डोर है अगर आप उसको बंद कर दें तो डोर क्या हो जाएगा, अंदर आने और बाहर जाने के लिए डोर क्या हो जाएगा, डेट इज अ बाउंड्री। और उस बाउंड्री को आप छू सकते हैं डोर को, बट आप डोर को ओपन कर दें और जो वहाँ पर जो जगह कट आउट है जहाँ पे एयर है उसको भी आप कह सकते हैं ये बाउंड्री है, यहीं से तो हम लोग आ जा रहे हैं, बट आप उस हवा को छू नहीं सकते, ठीक है। तो वो एक इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगी। इसी तरह से बाउंड्रीज क्या रह सकती है, रेस्ट में भी रह सकती है और मोशन में भी रह सकती है। इसका एग्जांपल हम अभी बाद में देखें डायग्राम के साथ, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, रियल सरफेसेस हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रेस्ट में भी रह सकती है बाउंड्रीज, फिक्स्ड या तो मोशन में भी रह सकती है। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम डिपेंड करेगा आपका किस पे, एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर, हीट और वर्क, या तो एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो उनके बेसिस पे हमें तीन सिस्टम मेन बताते हैं, मेनली दो ही होते हैं। ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोज सिस्टम ओनली, ओके। तो ये अलग से कुछ नहीं, बट वही है कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, इन फॉर्म ऑफ मैटर और एनर्जी देर इज नो एक्सचेंज। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा और ना ही एनर्जी। क्लोज सिस्टम में नो मैटर ऑफ मतलब एक्सचेंज नहीं होगा मैटर का, ठीक है, मास अंदर बाहर नहीं जाएगा, बट जो एनर्जी है डेट इज इन फॉर्म ऑफ हीट और वर्क वो ट्रांसफर कर सकता है क्लोज सिस्टम में। और ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, बोथ मैटर एंड एनर्जी आपका चेंज हो सकता है, अंदर बाहर आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से में आपका मैटर एक्सचेंज होता है, किस में एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बेसिक कैटेगरी में दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, दैट इज क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम को ही कंट्रोल मास बोलते हैं, और ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी आता है कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम्स। वो क्यों होते हैं वो थोड़ी देर बाद देख लेंगे हम लोग। तो कंट्रोल मास को डिफाइन करते हैं, अ क्लोज सिस्टम में कंट्रोल मास रिफर्स टू अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारा फिक्स है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे कंट्रोल मास या तो आपका क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, बंद है, यहाँ से हम लोग हीट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट इसके अंदर जितना भी मास है वो ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। अब आइए कंट्रोल वॉल्यूम या तो कंट्रोल सरफेस। तो हम लोग ने देखा कि क्लोज सिस्टम में मास आपका बाहर जाता नहीं है, बट जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है उसमें हमारा मास क्या हो सकता है, अंदर भी जा सकता है बाहर भी निकल सकता है, अलॉन्ग विथ आपका एनर्जी। तो अ कंट्रोल वॉल्यूम इज अ रीजन इन स्पेस सेपरेटेड बाय सराउंडिंग बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, द कंट्रोल सरफेस। ये जो कंट्रोल सरफेस है वो जो भी ये बाउंड्री है, किस केस में, कंट्रोल वॉल्यूम या तो ओपन सिस्टम में बाउंड्री ना बोल के कंट्रोल सरफेस बोलते हैं, पर दोनों का फंक्शन सेम होता है, ठीक है। और आपका क्लोज सिस्टम में उसको बाउंड्री बोलते हैं, और ओपन सिस्टम में उसी चीज़ को हम लोग कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देखें कि ये एक चाय का कप है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने अपना कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स कर लिया है, ठीक है, कि हमने बोला इतना कंट्रोल वॉल्यूम है, इससे जो मास ऑफ वाटर वेपर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मास, और एनर्जी तो बाहर जा ही रही है, ठीक है। तो पर ये क्या है, ये फिक्स्ड है, कंट्रोल सरफेस या बाउंड्री जो है इसकी फिक्स है। बट यहाँ पे जैसे बलून में हम देखें, बलून के अंदर जो हवा भरी है और ये बलून का सिस्टम हो गया और ये उसकी बाउंड्री हो गई, और इसके अंदर से जब हम इसको ओपन कर देंगे तो हवा बाहर जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग ने ये कंट्रोल सरफेस डिफाइन किया है, बलून का शेप जो है धीरे धीरे टाइम के साथ वो कम होता जाएगा, तो इसका कंट्रोल सरफेस क्या मूव कर रहा है। तो जैसे हमने बोला था कि फिक्स भी रह सकता है बाउंड्री और मूव भी कर सकता है, तो यहाँ पे आप वो एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ रियल इमेजिनरी बाउंड्रीज में आप अगर नोजल का केस ले लें, नोजल भी ओपन सिस्टम में आएगा, तो ये इनलेट हो रहा है, ये आउटलेट हो रहा है, ठीक है, मास एनर्जी सिस्टम से अंदर बाहर जा रहा है। तो नोजल का जो ये पार्ट है वो रियल बाउंड्री कहलाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा इनलेट और आउटलेट, क्योंकि कोई फिजिकल सरफेसेज नहीं है जिनको आप वहाँ पे छू सके, ठीक है, ओपन रहता है एज एयर, तो इसीलिए आपका ये इमेजिनरी बाउंड्रीज कहलाएगा।
अब ये जो बाउंड्री आप डिसाइड करते हैं कंट्रोल सरफेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि आप उसको मूविंग मान के चल रहे हैं या आपको फिक्स मान के चल रहे हैं। जैसे अगर आप इस बात करें कप में, आप अगर बाउंड्री बोलते हैं कि ये जो इसका टॉप लेवल है वो बाउंड्री है, तो इसके एनालिसिस में होता क्या, जब मास ऑफ वाटर वेपर जाता है तो इसका लेवल कम होता रहता, ठीक है, तो वो आपका एनालिसिस का टाइम या उसका जो कॉम्प्लेक्सनेस है वो बढ़ा देगा। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि वाइज चॉइस कैन मेक एनालिसिस सिंपल, वेयर एज पुअर चॉइस कैन मेक एनालिसिस मोर डिफिकल्ट और परहैप्स इम्पॉसिबल कर देगा कि आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बाउंड्री कैसे डिफाइन करना है वो आपको अच्छे से आना रहना चाहिए। ठीक है, फिर अगला टर्म आएगा प्रॉपर्टीज और स्टेट वेरिएबल। तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और वो प्रॉपर्टीज आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज होती क्या है, प्रॉपर्टीज आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम सच एज मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, विच कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज कैन बी असाइन्ड एट अ गिवन टाइम विदाउट नॉलेज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ये आपका जो पास्ट हिस्ट्री है, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज एंड दिस पास्ट हिस्ट्री का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लिखा हुआ है विदाउट नॉलेज ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर इसको हम रियल सेंस में बात करें, जैसे दो फ्रेंड हैं, ठीक है, राम और श्याम, तो राम का कलर कैसा है, गोरा है कि काला है, राम का बाल के कलर कैसे है, तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसको राम को डिफाइन करते हैं। इसी तरह से सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके मास क्या है, वॉल्यूम क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला पास हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम क्या है, तो सपोज डेट हम बात करें कि हमारा एक पॉइंट ये था सिस्टम का, ठीक है, पॉइंट वन, दूसरा सिस्टम था और दूसरा पॉइंट था पॉइंट टू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला टेम्परेचर है, कुछ कुछ वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, और वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे टू से डिनोट कर लीजिए और यहाँ आपको वन से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर T2 V2 है और यहाँ पे T1 V1 है, तो वो इस पाथ से आया कि इधर से घूम के आया कि इधर से घूम के आया। तो ये जो पास्ट हिस्ट्री है कि वो कौन से पाथ से आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या है कि वो कंसंट्रेट क्या है कि इस पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसीलिए बोला जाता है, अ, जैसे यहाँ पे बात करें कि ये क्या बोला गया यहाँ पे, एट अ गिवन टाइम, हम उस पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या बोला जाता है कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस और पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, कि कौन से प्रोसेस से आया और उसका पाथ क्या था। ठीक है, रीचिंग अ पर्टिकुलर, द चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स इन इनिशियल और फाइनल स्टेट, और उसका जो चेंज आप देंगे वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, बीच का क्या पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, याद करने के लिए यहाँ पे क्या एक्सटेंट, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। ये एक्सटेंट आ रहा है यहाँ से, एक्सटेंट याद करने के लिए कि एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, और ये जनरली अपर केस ऑफ द लेटर से डिनोट होता है, जैसे एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास, एंथैल्पी, गिब्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी याद कर लीजिएगा कि ये पूछते हैं कि कौन सा इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है, वो जरूर याद करिएगा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे याद करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, आई एन से इंडिपेंडेंट, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम और अमाउंट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, विस्कोसिटी नहीं डिपेंड करता, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर अगला एक इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है पर यूनिट मास या तो पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी एक पॉइंट है, और प्लस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि आप किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को m से डिवाइड कर दे तो क्या चेंज हो जाएगा, वो इंटेंसिव। तो एवरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगला जो टास्क आएगा आपको कि अब आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन या कुछ रिलेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगे कि वो जो हो कि प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी जैसे हमने पढ़ा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमें अगर कोई चेंज लेना हो वन और टू के बीच में, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि T1
माइनस T2 कर देंगे प्रॉपर्टीज के रिलेशन में। तो इन्हें हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा और अगर आपको टाइम मिले तो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा कि हमारे थर्मोडायनामिक्स में जितना चाहिए उतना हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंशियल एक फॉर्म किस फॉर्म में होता है, एम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स और एन एक्स वाई का फंक्शन और डी वाई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कब कहलाएगा कि एक फंक्शन हो, एक फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जेड एक्स वाई का फंक्शन हो। ठीक है, वो कैसे डिफाइन होगा, डेरिवेटिव फॉर्म में डी जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और वो क्या सेटिस्फाई करेगा, एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। अगर वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो इस जेड को हम एक्स वाई के फंक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, जेड तो लिख सकते हैं बट वो एक्स वाई के फंक्शन में हम जेड को डिफाइन नहीं कर सकते अगर वो एग्जैक्टनेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा व्हेन अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, हम एक दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टू। अगर हमने रिलेशन जैसे यहाँ पे बात करें कि x एक प्रॉपर्टी है, y एक प्रॉपर्टी है, तो z भी प्रॉपर्टी होगा तब जब हम उसको एक्स वाई के फंक्शंस में लिख पाएं। अगर इसको z को हम लोग एक्स वाई के फंक्शंस में नहीं लिख सकते तो वो प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोला है। तो मैथमेटिक्स में कुछ रिलेशन ऐसे डिफाइन होते हैं, डी जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे एक्स है तो ये वाई रहेगा, यहाँ डी जेड बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स रहेगा अगर ये वाई है तो। फिर इक्वेशंस हमें जो थर्मोडायनामिक्स में मिलते हैं वो कुछ फॉर्म्स को मिलते हैं, डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जो है ये एक्स वाई प्रॉपर्टीज है और जेड नेसेसरली एज अ प्रॉपर्टी। तो जेड ये प्रॉपर्टी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, ओके। और ये जो कोफिशिएंट है एम और एन, ये या तो कांस्टेंट रहेगा जैसे नंबर 2 1 3 3, या तो कुछ ऐसा कोई फंक्शन आएगा जो कि एक्स वाई के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकें। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ के हम लोग पढ़ेंगे कि ये z हमेशा प्रॉपर्टी, जैसे ये फंक्शन है सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है देखने के लिए कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। जब आप रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम, नॉन फ्लो प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम, तो ये आगे हम लोग डिफाइन करेंगे ये रिलेशन। तो अभी केवल एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और हमें पता है क्या कि डी क्यू जो है वो आपका पाथ फंक्शन होता है, हीट जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो इस चीज को हमने देखा कि बट जो u है वो हमारा प्रॉपर्टी है और इधर वॉल्यूम है वो भी प्रॉपर्टी है। ठीक, और जो p है इसको हम लोग वॉल्यूम के फंक्शंस में और u के फंक्शन पे हम लोग चेंज कर सकते हैं p को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका प्रूफ देखने जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या हो जाएगा, कंडीशन एग्जैक्टनेस कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे बोला एक सिंपल टेस्ट है, हमें क्या, अगर हमें ये बोलना कि ये 1.2 इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट कब होगा, जब ये हमारा दैट इज m जो है वो डी जेड बाई डी एक्स वाई है और एन डी जेड बाई इनको कंपेयर करें कि ये इक्विवेलेंट अगर हम बोले तो डी जेड है, डी एक्स है, डी वाई है, तो ये जो कोफिशिएंट वाले टर्म्स है ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे बराबर कर लिया m इक्वल टू दिस। अब इनको हम लोग मैंने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, पहले यहाँ पे आप देखेंगे y है, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी स्क्वायर जेड डी एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ डी स्क्वायर जेड डी वाई एक्स आएगा। ठीक है, तो तो इसीलिए जब ये वैल्यू आ गई और अब हमने बोला क्या, बट इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है कि z जो है हम उसको एक एक्स वाई के फंक्शन में लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज का रिलेशन में, अगर अगर लिख सकते हैं तो ये जो ऑर्डर है कि आपने पहले dy को डिफरेंशिएट किया z को फिर dx किया, या आप पहले dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें फिर y के रिस्पेक्ट में, उस ऑर्डर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। कब, जब अगर वो प्रॉपर्टी है। तो जब वो हो जाएगा तो जब इसके ऑर्डर पर मतलब डिपेंड नहीं करे तो ये दोनों वैल्यू एक ही वैल्यू देगा। इसीलिए जब राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो देन लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है प्रॉपर्टी के केस में कि ये z जब ये सेटिस्फाई हो तो उस केस में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इट फॉलोज दैट इफ 1.3 सेटिस्फाइड देन इक्वेशन 1 एंड आर आइडेंटिकल, कि जब ये फॉलो होता है तो ये कंडीशन, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी और हम लोग एक रिलेशन लिख पाएंगे दैट इज द क्वांटिटी z मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेस इन द फंक्शन। तो एक्स वाई के फंक्शन में हम लोग लिख पाएंगे और dz हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल। और कन्वर्सली क्या करें, इफ क्वांटिटी z इज अ नोन प्रॉपर्टी देन ये, और अगर हमें पता है पहले से कि z प्रॉपर्टी है, देखिए पहले तो हमने बोला कि ये अगर इक्वल होगा तब z प्रॉपर्टी होगा, और दूसरा कन्वर्स इसका देखें कि z हमने बोल दिया कि प्रॉपर्टी है तो ये 100% ट्रू होगा कि ये उसको बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो अब इसी तरह से हम डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी को जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट में 1 है, वो इक्वल टू 0 आएगा, और डी एन बाई डी एक्स करेंगे तो वो डी पी बाई डी वी आएगा, और ये टर्म 0 नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आप इसको एग्जांपल देखें, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम में जब आप उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर निकालेंगे, जब आप हीट देते हैं गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में तो उसका प्रेशर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी, तो वो टर्म 0 नहीं होगा, तो ये टर्म 0 नहीं है बट ये 0 है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब व्हेन दिस डी एम बाई डी वाई एक्स इक्वल टू इसके बराबर नहीं है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर नहीं है, तो फेलियर हो गया, इसीलिए हमारा जो क्यू है, तो आपका क्यू जो हो गया क्या, दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो हमें पता है कि वो पाथ फंक्शन होता है। ओके, अब जैसे हमें पता है एम डी एक्स एन डी वाई क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, हमने किसी तरह से प्रूव किया या देखा, तो मैथमेटिक्स में आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप पूरे कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में चेंज हो जाता है, तो इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप जब देखें डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी जब आपने लिखा है, दैट इज डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी, सॉरी थोड़ा राइटिंग गड़बड़, इसको आप पूरा से क्या डिवाइड करेंगे, टी से, इंटीग्रेटिंग इधर भी टी एंड इधर भी टी, तो ये आपका क्या होगा, टी आपका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो कि कॉमन है सब में रहेगा। ओके, अब यहाँ पे पता है आपको डी क्यू बाई टी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका क्या टर्म आ जाएगा, एंट्रोपी, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको एज ए मान के चलते हैं, और एंट्रोपी जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आप देख के बता सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू और नॉट, ये आप इक्वेशंस को लगाने के बाद कंफर्म करिएगा, 2-3 इक्वेशंस और सॉल्व करिएगा, सब में अगर ये कॉन्सेप्ट रिलाई हो जाता है देन इट इज 100% ट्रू, और जहाँ तक है ये 100% ट्रू होगा, के लिए मैथमेटिक्स कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल रहा है तो वो आपका प्रॉपर्टी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ लिया कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द रिलेशन डी जेड इक्वल टू डी एक्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज, तो देखिए ये दिया हुआ है एक डिफरेंशियल के फॉर्म में दिया है, और हमने अभी पढ़ के आए हुए हैं कि इधर का जो आपका राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज है दैट इज वाई और एक्स, ये तो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये तो ट्रू है, अब हमें दूसरा क्या चेक करना है कि z प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन मार्क कि ये आपका प्रॉपर्टी होगा कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करनी है, तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आप रिलेशन उसको कंपेयर करिए। ठीक है, यहाँ से जब आप रिलेशन कंपेयर करेंगे डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और कंपेयर करेंगे तो एम इक्वल टू वाई निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे और n इक्वल टू एक्स निकलेगा, और डी एम बाई डी वाई एट एक्स करेंगे तो आपका ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, और डी जेड इज अ पॉइंट फंक्शन हैंस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए दैट इज ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दैट इज ऑल 3 क्वांटिटीज आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ओके, अगला क्वेश्चन आया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना था, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, तो पहला ऑप्शन इंटीग्रेशन पी डेवी, ये वर्क डन है आपका, जब आप आगे पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी केवल मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ तो उसको आप एज इट इज रट लीजिए। वीडीपी क्या था, ओपन सिस्टम का वर्क होता है, तो वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे कि ये दोनों आपके नहीं हो सकते। ठीक है, बच्चा आपका ये एंड ये, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ओके, कोई ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे 1/t और यहाँ पे 1/t। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगा, एक जो बेट लगाते हैं या जुआ खेलते हैं तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखें कोई ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल नहीं आया, तो यहाँ पे केवल टी और यहाँ पे वी है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो बोला गया वो सही है कि नहीं। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए आप, तो सोल्यूशन उसी तरह से डी जेड को डिफाइन है, एम डी एक्स एन डी वाई स्टैंडर्ड हो गया, 1/t dt लिख लिया आपने, यहाँ पे डिफाइन कर लिया, p/dv
एम हो गया, डीएस की जगह डीटी डीवी, तो ये सब बड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहले आप एम डी एक्स एन डी वाई लिखा, फिर आपका जो फंक्शन है वो आपने लिखा, फिर उसमें आपने एक्स और वाई को जो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डी टी है डी वी है वो चेंज किया, ठीक है। फिर एम को आपने बोला क्या है, एन एन क्या है, यहाँ डी टी है तो यहाँ पे डी वी हो जाएगा एट कांस्टेंट टी। तो ये सारा चीज़ आप थोड़ा सा देखेंगे, कन्फ्यूजन ना हो तो एक दो क्वेश्चंस आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आप सोल्यूशन देखिएगा, ये वाला जो टर्म है आपका जीरो आएगा, ओके। एंड जो सेकंड टर्म आपका आएगा वो आपका, जब इसमें जैसे मैंने बताया ये पी बाई वी रिलेशन है, तो इसको आप आइडियल गैस रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं आर बाई वी स्क्वायर में, ठीक है। तो आर बाई वी स्क्वायर में कर देंगे तो कांस्टेंट है वी, और उधर आर आपका ये आर बाई वी आएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे, आर टी बाई वी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी टी का वन हो जाएगा, ठीक है, टी का रिस्पेक्ट में, और ये तो टर्म आपका कांस्टेंट है आर बाई वी स्क्वायर, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर बाई वी स्क्वायर आया, और इधर आपका एक जीरो आएगा, तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट फंक्शन नहीं है। पर आप जब दूसरा देखेंगे लास्ट ऑप्शन दैट इज डी टी बाई टी, ये जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, एम डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जीरो आएगा और राइट हैंड साइड जीरो आएगा। ये आप एक बार क्वेश्चन करके देखेंगे इस सोल्यूशन के साथ, इसमें अगर कुछ ये एक्स वाई और ये पी टी का ये सब आप चेक करेंगे खुद से, मेरे से गलती हो सकती है इसलिए काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, और तो इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ गलती हो सकती है, तो आप अगर कुछ गलती तो मेरे को बताइएगा, बाकी नहीं ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में आप ही को सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व करने आऊँगा या कोई फैकल्टी सॉल्व करने नहीं आएगा, भले ही यहाँ पे सोल्यूशन दिया है बट एक बार आप बिना देखे हुए खुद से करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिखाने का कॉन्सेप्ट यही था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से ये मिलता है। फिर प्रॉपर्टीज का खत्म होने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे फेज। फेज क्या है, तो अ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज होमोजेनियस throughout in chemical composition, physical structure and mechanically separable portion of a system which is separated from other parts by a definite boundaries, ठीक है। तो एक मैटर जो कि होमोजीनियस हो थ्रू आउट, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, ठीक है, और उसको मैकेनिकली हम लोग सेपरेट भी कर सके या उसको हम बाउंड्रीज देख सके, उसकी एक कोई फिक्स्ड एक बाउंड्री जिससे हमें पता चले कि इधर का हिस्सा अलग दिख रहा है उधर का हिस्सा अलग दिख रहा है, तो उसको हम लोग फेज कहेंगे। जैसे कि मेन तीन फेज होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब जैसे आप वाटर में अगर आप सॉलिड आइस डाल देंगे तो आप सॉलिड आइस को देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं मैकेनिकली, तो ये फेजेज हो जाएगा। इसमें प्लाज्मा फेज भी आता है आगे, तो इसीलिए पर मेन क्या आपका सॉलिड लिक्विड गैस फेज में ही रहता है। फिर आपका कंपोनेंट कैसे डिफाइन करेंगे, component of a system at equilibrium is smallest number of independent variable chemical constituents by which the composition of each phase can be expressed directly in form of chemical equation। हम कह रहा जो भी फेज था उस फेज को डिफाइन करने के लिए उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल है जिससे वो मिल के बना हुआ है, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल है जिससे वो मिल के बना वो है आपका H2O। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वन, दैट इज H2O, वाटर का अगर हम बोले कंपोनेंट, ठीक है। हैंस दिस सिस्टम इज वन कंपोनेंट सिस्टम। तो ये जो आपका वाटर है का क्या है, वन कंपोनेंट। कहीं कहीं टू कंपोनेंट सिस्टम भी होते हैं जिसमें दो अलग अलग चीजें मिक्स हो, ठीक है, दो अलग कंपोनेंट से मिल के बनाओ, बट यहाँ पे हमारा क्या है, ये सिंगल कंपोनेंट हो जाएगा। फिर आपका आएगा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज वन दैट इज होमोजेनियस एंड इनवेरिएबल इन केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। पूरे मास में उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो होमोजेनियस रहना चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन कंपोनेंट, उसके पास केवल वह एक कंपोनेंट होगा। जैसे अगर केवल वाटर बोले तो वाटर के पास कौन सा सिंगल कंपोनेंट, दैट इज H2O, तो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसकी डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन होगी, ठीक है, और हम उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस, और हम लोग अभी प्योर सब्सटेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से डिफाइन होगा। बाकी आप एक डेफिनेशन देख लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है तो आप उसको कर सके, दैट इज होमोजेनियस एंड इनवेरिएबल। फिर आपने प्योर सब्सटेंस डिफाइन कर लिया, फिर अगला आएगा कि होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट आता है या सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो होमोजेनियस थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिफाइंड एज द वन हुज केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम हो। जैसे अगर हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर की, अगर आप वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दें या वाटर में आप शुगर मिक्स कर दें, मिक्स करके घोल दें, तो वो जब घुल जाता है तो दैट इज थ्रू आउट, आप चाहे
कोई भी सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे आप खड़े होंगे तो वो मिक्सचर आपको होमोजेनियस मिलेगा, मतलब दैट इज इक्वल पार्ट ऑफ वाटर एंड इक्वल, और उसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, होमोजेनियस एक दूसरे में वो घुल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस हुज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो हमें पता है कि आपका जो शुगर था आपका वो अलग प्योर सब्सटेंस है, आपका वाटर अलग प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। उनको हमने दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक जो मिक्सचर बनाया वो भी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, आप उसको अलग नहीं कर सकते किसी चीज़ों से, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। फिर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ओनली वन फेज इज सेड टू बी होमोजेनियस। आप जब वो जो मिक्सचर आप जो बनाएंगे वो एक फेज कहलाएगा, जब आपने उसका बनाया लिक्विड क्या कहते हैं वाटर और सॉल्ट को, या वाटर और आपका शुगर को जब आपने मिक्स किया तो वो आपका लिक्विड फेज में ही रहा, ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने चीनी या जो सॉल्ट लिया था वो था सॉलिड स्टेट में, बट आपने जब उसका मिक्सचर तैयार किया और होमोजेनियस मिक्सचर जब बोल रहे हैं तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फेज में है वो। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ओनली वन फेज रहना चाहिए होमोजेनियस कहलाने के लिए, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस इज डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर होमोजेनियस बॉडीज। दो अलग अलग होमोजेनियस बॉडीज को लेके हम लोग अपना हेट्रोजीनियस बना सकते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग, और जो होमोजेनियस जो बॉडीज है वो क्या कहलाएगा, एक होमोजेनियस बॉडी क्या कहलाएगा एक सिंगल फेज, दूसरा होमोजेनियस बॉडी क्या कहलाएगा अलग फेज। अब उनको मिला देंगे तो वो क्या आपका कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना देगा, और उसको आप उसकी बाउंड्रीज देख सकते हैं, जैसे कि आप ऑयल और वाटर को जब भी मिक्स करेंगे तो आपका वाटर का फेज आपका अलग है, ऑयल का फेज आपका अलग है। अगर बात करें फेज इन द सेंस, वैसे तो दोनों आपको लिक्विड फॉर्म में है, बट उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे या फिजिकल जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स से मतलब यहाँ पे आपका वो होगा उसका वो डिफरेंट हो जाएगा, और वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा, आप पर्टिकुलरली एक पूरी बाउंड्रीज देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे आप बात करें, या तो वाटर के अंदर आप आइस मिला दें, ठीक है, तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए वाई आइस जो है ऊपर फ्लोट करता रहेगा, वो पूरी तरह से आपका उसमें घुलेगा नहीं। तो दिस सिस्टम इज टू होमोजेनियस बॉडीज, दो होमोजेनियस है, आइस अपने आप में होमोजेनियस है, वाटर अपने आप में होमोजेनियस है, केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों फेजेस का सेम है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए और बढ़ाने के लिए। एक जो बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस का है कि that is each component of homogeneous mixture is considered effectively occupying the whole volume together, that is v1 equal to v2 equal to v vn equal to, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पूरा कंप्लीट वॉल्यूम में मतलब आपका होल वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है। बट आप जैसे जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएंगे तो उसका जैसे कोई एक उसमें जितने भी आपका फेजेस मिक्स आएंगे तो वो V1 प्लस V2 पूरा आपस में मिला के V के बराबर होगा। जैसे V1 कहीं ऊपर होगा किसी एक पार्ट में होगा, V2 किसी अलग पार्ट में होगा, ठीक है, V3 किसी अलग पार्ट में, बट हम लोगों ने होमोजेनियस मिक्सचर में दिखाया कि वो पूरे में सिस्टम में घुल जाता है और वो एक सिंगल आइडेंटिटी बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाए कंप्लीट V के बराबर, मतलब हर V1 इक्वल टू उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है वो V1 आपस में बराबर होंगे, डेट इज इक्वल टू द पूरा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, बट यहाँ पे वो ऐड होके V बनेगा। तो ये मेन डिफरेंस आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया फेजेस कंपोनेंट्स, ठीक है, होमोजीनियस टर्म्स। तो ये डिफाइन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फेज लॉज, कि फेज को डिफाइन करने के लिए कुछ फेज लॉज देते हैं हम। तो फेज लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फेज लॉज आर यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कि एक कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है तो उसको डिफाइन करने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए। ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें कि एक जो वेरिएबल्स हों वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। तो दो लॉज देते हैं, डेट इज गिब्स फेज रूल्स और डूहम लॉ, ठीक है। डूहम लॉ जनरली हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता, कि जब मैंने भी कोचिंग किया हुआ तो मुझे भी नहीं बताया गया था, बट किसी न किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आए हुए हैं। और ये जितनी भी थ्योरीज हैं आपके लिए ख़राब होंगी या आपके किसी काम नहीं आएंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये थ्योरी पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करें, चाहे कहीं से भी मिले आपको, ठीक है। तो गिब्स फेज रूल देखते हैं विच परटेन्स टू एक्सटर्नल इंटेंसिव वैल्यूज, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है आपका इंटेंसिव वैल्यूज, ठीक है, ये पॉइंट हमें लेना है इंटेंसिव वैल्यूज। और क्या बात कर रहा है यहाँ पे ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए वैलिड है, बट डुहेम लॉ जो है उसमें आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बोथ है, दोनों वेरिएबल से डिफाइन होता है।
और वो आपका केवल एप्लीकेबल होता है क्लोज सिस्टम्स में। तो दोनों लॉ में ये बेसिक आपका डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप नोट डाउन करके रखिएगा, जैसे भी याद करना याद करिए, ठीक है। तो गिब्स फेज रूल आपका विलियर्ड गिब्स 1870 में इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। इन्होंने बताया व्हेन अ नंबर मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफाइड ऑल अदर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स, ठीक है। इसने बोला जब हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टीज अगर स्पेसिफाई कर दें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिफाइन होता है, तो अगर मिनिमम नंबर हो तो बाकी सब प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी, वो चेंज नहीं हो सकती जब आपने दो प्रॉपर्टीज ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने फिक्स कर दी। तो इन्होंने आपको फॉर्मूला दिया है, दैट इज एफ इक्वल टू 2 + c - p - r। आर एक नया टर्म आता है जनरली, मतलब नहीं डिस्कस रहता है आपका, आर एक अलग टर्म आता है, पर जब हम लोग डेरिवेशन में जाएंगे, अभी यहाँ विदाउट डेरिवेशन देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक आर टर्म भी आता है एडवांस स्टडीज में जो इनके इंक्लूड होता है। बट हमारे नॉर्मल सिस्टम में हम लोग क्या मान के चलते हैं, और आर आर को बोलते क्या है, आर इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जो कि आपके सिस्टम में कुछ रिएक्शंस अगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं जो हमारे जो ये जितने भी फेज डायग्राम्स हम लोग अभी पढ़ते हैं मटेरियल साइंस में, तो वहाँ पे हम लोग बोल के चलते हैं कोई नॉन रिएक्टिव सिस्टम नहीं है, सब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव सिस्टम्स। तो वहाँ पे आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो बच्चा क्या, p + c - 2। और यहाँ पे c क्या है आपका, कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, p क्या है, फेजेस हैं। और जो 2 है यहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यू दिया है, ये डिफाइन क्या करेगा, दैट इज नंबर ऑफ इंटेंसिव पैरामीटर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इंटेंसिव पैरामीटर्स क्या है, दो, उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग नॉर्मली लेते हैं, या तो प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट है, आपस में डिपेंड नहीं करते, ठीक है। 2, तो यहाँ पे एजम्पशन हम लोग का ये था। अब होता क्या है, कभी कदार हम लोग क्या मेटालिक सिस्टम्स में, जैसे आप मटेरियल साइंस में जाएंगे, तो वहाँ हम लोग बोलते हैं जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर कॉजेज नेग्लिजिबल इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द फेजेस। जो फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अगर प्रेशर को आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे, कुछ एक्सट्रीम केसेस में अगर आप घटा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अगर कुछ नॉर्मल रेंज में आपने प्रेशर को चेंज किया है, तो वो आपको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसीलिए आपने देखा प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, या प्रेशर को आप कांस्टेंट रख सकते हैं, वहाँ पे आपने वो चीज़ ड्रॉप आउट कर दी की, तो बचेगा क्या, एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी बच जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे 2 की जगह 1 हो गया। तो नॉर्मली ये हम लोग यूज़ करते हैं p + f = c + 2। अब निमोनिक्स एक ऐसा तरीका है जो आपकी मेमोरी को मेमोराइजिंग पावर देता है, कि आप किसी चीज़ से रिलेट कर सकें, वो रिलेशंस के लिए आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई आइडियाज़, कोई इमेजेस, कोई कहानी, कुछ भी चीज़ जो आपको वो डाटा याद करने में मदद करे। तो यहाँ पे हम लोग निमोनिक्स कैसे याद कर सकते हैं, इसको हमने रीअरेंज किया, p + f = c + 1। प्रोविडेंट फंड आप जानते हैं बैंक में जमा होता है हमारा, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी कब, प्रोविडेंट फंड की वैल्यू इंक्रीज करेगी कब, व्हेन आपकी करेंसी डिपॉजिट इन द बैंक इज एडेड विथ 1 मिलियन, 1 मिलियन आपकी करेंसी में ऐड हो जाए, ऐड होना सब्ट्रैक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐड होगा तो आपका क्या होगा, प्रोविडेंट फंड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप कोई कहानी और भी अपने तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन जितना आप मतलब ये भी याद कर सकते डायरेक्टली अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, और या तो अपनी कोई भी कहानी बना के आप याद, बट आपको कुछ ना कुछ कहानी बनानी पड़ेगी ताकि ये आपको डाटा याद रख सके, ठीक है। अब फिर अगला, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, तो वहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ गिब्स रूल पूछ दिया जाता है, तो ये भी हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, मतलब ऑब्वियस होता है, बट इसको भी हमें पता रहना चाहिए कि लिमिटेशंस ऑफ गिब्स फेज रूल क्या है। तो पहला लिमिटेशंस आपका क्या है कि फेज रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दो सिस्टम विच आर इन इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम में उन्हीं के लिए वैलिड होता है। सेकंड आपको क्या बोला, ये एक सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखते हैं, इट नेवर टेल्स द नंबर ऑफ अदर इक्विलिब्रियम पॉसिबल इन द सिस्टम। जैसे कि आप अगर आयरन कार्बन डायग्राम की बात करें, तो वहाँ पे पेरिटेक्टिक पॉइंट मिलता है, यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन हो, या तो पेरिटेक्टिक पॉइंट पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे, वो ये नहीं बताएगा कि इस सिस्टम के लिए कितने सारे इस तरह से इनवेरिएंट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का मतलब है। फिर अगला है आपका क्या, कंसिडर ओनली इंटेंसिव वेरिएबल्स, गिब्स फेज रूल में हमेशा इंटेंसिव वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। फिर अगला क्या है, कंसिडर ओनली द नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है, हमेशा ये नंबर ऑफ फेजेस की बात करता है कि नंबर ऑफ फेजेस क्या है, अब वो फेज कितने अमाउंट में है, उसका वॉल्यूम क्या है, या उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, वॉल्यूम और फेज अमाउंट्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अगला लिमिटेशंस हो गए। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या, इट रिक्वायर्स ऑल फेजेस ऑफ द सिस्टम टू प्रेजेंट अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये बोल देता है कि उसका जो हर एक फेज है उस सिस्टम का, उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, पर हो सकता है कोई
कोई जो आपका फेज है वो किसी दूसरे प्रेशर या दूसरे टेम्परेचर पर जाके स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम हो, तो ऐसा कुछ नहीं। वो मान के चलता है कि सारे जो फेजेस हैं वो सेम कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर्स पे हैं डिफाइन, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने बोला था कि तीन वहाँ पे, ये जो सेकंड पॉइंट में हमने बोला था, इट नेवर टेल्स अबाउट अदर इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज क्या है। तो तीन टाइप की आपकी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, दैट इज इनवेरिएंट इक्विलिब्रियम, यूनिवेरिएंट इक्विलिब्रियम और डाइवेरिएंट इक्विलिब्रियम। तो जब भी आप इनवेरिएंट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वो आपको कैसे दिखेगा, पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, वेयर थ्री फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम। देखिएगा ये सारे पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स मिलेगा और जहाँ पे तीन फेजेज आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। और इस जगह पे हम कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं करते विदाउट चेंजिंग द काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक आप पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम ना चेंज कर दे उस पॉइंट का, तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनवेरिएंट इक्विलिब्रियम या तो जीरो डायमेंशनल फेज फील्ड। जैसे आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिलता है, तीन फेजेज वहां पे मिलते हैं, तो वो आपको पॉइंट के फॉर्म में दिखता है, ठीक है, इनवेरिएंट इक्विलिब्रियम। फिर अगला आपका क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट क्या आपका लाइंस होगा और वहां क्या मिलेगा, टू फेज, ठीक है। यहाँ पे आप केवल ओनली वन वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए आप इसको वन डायमेंशनल फेज फील्ड कहते हैं। तीसरा आपका होगा डाइवेरिएंट इक्विलिब्रियम, जो कि आपको एक सरफेस फॉर्म में मिलेगा जहाँ पे केवल सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग क्या करें, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग जब फेज डायग्राम्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, वहीं देखेंगे। अभी केवल मतलब देखते हैं, और इसको हम लोग टू डायमेंशनल फेज फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करेंगे। हमने गिब्स रूल में जो एफ यूज हुआ था, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे फिर कुछ कीवर्ड्स हैं कि मिनिमम नंबर होना चाहिए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, टू that can be varied without changing either the number of phases or number of chemical species present in any phase। तो जो मिनिमम नंबर जिससे हम लोग पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सके, बिना मतलब आपके फेजेस को चेंज किए हुए या उसकी केमिकल स्पीसीज को चेंज करने, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। फिर आपका आएगा स्टेट। स्टेट क्या होता है, इट इज अ कंडीशन ऑफ सिस्टम डिफाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल इस प्रॉपर्टीज। आपने बोला भाई एक पर्टिकुलर स्टेट पे आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो आपने एक डिफाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर स्टेट की ये वैल्यूज आप डिफाइन किसकी वजह से करते हैं, प्रॉपर्टीज की हेल्प से, ठीक है, तो उसको स्टेट कहेंगे। फिर अगला आएगा पाथ या तो प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो आपने बोला कि एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, तो बीच का जो भी आपका प्रोसेस है या तो पाथ है, इसको आपका वो कैसे आया वहां तक, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक आया, कैसे आया, तो उसको आप देखिए कैसे बोलते हैं। A thermodynamic process is a succession of thermodynamic state that a system passes through as it goes from initial to final state। मतलब इस initial state से final state में पहुंचने के लिए बीच के थर्मोडायनेमिक जो भी स्टेट्स को वो फॉलो करता है। जैसे यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वन डैश हो गया, फिर वन डैश से फिर टू डैश हो गया, टू डैश से फिर थ्री डैश हो गया, तो बीच के जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट्स हैं उनको जोड़ के फाइनल स्टेट तक कैसे रीच किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या तो पाथ, ठीक है। फिर फिर आपका जो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में आते हैं, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक या तो आइसोमेट्रिक, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। मेरे से एक मिस हो गया है, एक वर्ड आया था, डेट इज आइसोपीस्टिक, PIE, ऐसे कोई वर्ड मतलब एग्जाम में पूछा गया था, आइसोपीस्टिक। तो ये मेरे से छूट गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको, या आपको मिले तो आइसोपेस्टिक वर्ड, तो मैं ये कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि इसका शायद कांस्टेंट प्रेशर या कुछ है, तो ये छूट गया मेरे से। तो इन सब का आपको नाम भी पता रहना चाहिए कि आइसोकोरिक से आपका क्या मतलब है, आइसोमेट्रिक सेम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबेरिक आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंट्रोपिक आपका एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक आपका एंथैल्पी कांस्टेंट, तो ये सारे वर्ड्स आपको पता रहना चाहिए, ओके। तो आज हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको डिफाइन करेंगे रिवर्सिबल और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस क्या होता है। आई होप आप ये पहला लेक्चर पढ़ेंगे, और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है मेरे को बताइए कि कुछ जैसे कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें कुछ गलती रह गई थी, कुछ एक कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तो मैंने ये दोबारा बनाया। तो इसी तरह से कोई भी गलती आपको इस लेक्चर में रहती है या कोई चीज़ कमी रह जाती है तो मेरे को इन्फॉर्म करिए, तो मैं वो चीज़ अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ कमी रह गई है। और तब तक पेशेंस रखें के लिए, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होंगी। मैं भले ही आपका एज अ फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ, बट मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ,
और मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग आपस में एक दूसरे से सीखते हुए पढ़ें। ये घमंड ना हो कि मैं बहुत आता है मेरे को और ये क्या गलत बता दिया है। गलती हो जाती है, कभी कदा कॉन्सेप्ट मेरे से भी मिस हो जाते हैं सारी चीज़ें, बट अब जब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं इन अ हेल्दी वे, तो हमें वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। हम मेरे लिए भी बेनिफिशियल होता है कि पढ़ाते वक्त मेरे को भी ध्यान रहेगा कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी है तो मेरे को सही करना है। और आपका भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, कम से कम आपको ऊपर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैंने ये चीज़ सही पढ़ी थी, मैंने सर को बताया कि ये चीज़ ऐसे है। तो उसमें कोई भी शेम की बात नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही आपके लिए घमंड करने का मैंने तो सर को बता दिया और मतलब सर को कुछ नहीं आता। तो एज अ हम लोग स्टूडेंट लर्न करें एक दूसरे से, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। और हम लोग अगले लेक्चर में रिवर्सिबल रिवर्सिबल और क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।